पहली काटती, इससे बड़ा अपमान क्या। इसने शुरुआत से ही हमारे साथ बदतमीजी की। फिर मैंने इसे भोजन पे बुलाया, उस समय भी इसने बदतमीजी की। ये 103 डेयरी है यहाँ पे ब्राह्मणों के गांव में। तुम यादव होकर के, चमार होकर के आप भागवत कहने आए हो। वो उसने बदतमीजी की, तब लड़कों ने माफी मंगवाई, ये पैर छुपवाई। भाई आपने कथा जब सुनी थी हमारी तब तुमने छटवाई, पहले तो तुमने पूछी नहीं जाती। भारत के किसी भी नागरिक के खिलाफ जाति, धर्म, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। हमारे संविधान के अनुच्छेद 15 में यही लिखा गया है। हर तरह का भेदभाव वर्जित है। आज के शो में इसी पर बात करेंगे। केंद्र में है उत्तर प्रदेश के इटावा में 2 कथावाचकों के साथ हुई बदसलूकी। कैसे जाति के नाम पर अत्याचार हुआ, वीडियो पूरे देश ने देखे। कथावाचकों मुकुटमणि यादव और संत यादव के खिलाफ काउंटर एफआईआर दर्ज करवाई गई, उसकी भी तहकीकात करेंगे। ये भी समझेंगे कि विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा क्यों हुई, पुलिस कैसे जांच कर रही है, दांदरपुर गांव में अभी क्या हो रहा है, ब्राह्मण और यादव समाज के बीच का जातीय तनाव क्या करवट लेता दिख रहा है, इस मामले में हो रही राजनीति का भी ब्यौरा देंगे। और जब कथा हर कोई सुन सकता है तो कह क्यों नहीं सकता, इस बेहद जरूरी सवाल का भी जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। शो में बात कोलकाता के लॉ कॉलेज में हुए रेप केस की भी करेंगे। आरोपियों का संबंध टीएमसी से है, इस पर बीजेपी क्या सवाल उठा रही है, नेताओं के कैसे बयान आ रहे हैं, ये बताएंगे। बात डोनाल्ड ट्रंप की भी करेंगे, किस बड़ी ट्रेड डील के ईस्टर एग वो दाग रहे हैं। साथ ही बरेली के हैदरी ग्रुप की भी होगी। मॉरल पुलिसिंग की आड़ में और कौन से अपराध चल रहे थे। नमस्ते, आप देख रहे हैं दी ललन टॉप शो। इटावा कथा कांड में सबसे पहले लेटेस्ट अपडेट्स। 26 जून को दांदरपुर गांव में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई। प्रदर्शनकारी कथावाचकों मुकुटमणि यादव और संत यादव के साथ बदसलूकी करने वालों के खिलाफ एक्शन की मांग कर रहे थे। साथ ही कथावाचकों के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की भी मांग कर रहे थे। पुलिस का कहना है कि विरोध प्रदर्शन उग्र हो गया, पत्थरबाजी हुई, पुलिस की गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचाया गया, जिसके बाद पुलिस ने 19 लोगों को गिरफ्तार किया और 13 गाड़ियां सीज कर ली। लगभग 1:30 बजे के आसपास हाईवे पर काफी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए थे, जिन्हें समझा बुझा करके डिस्कस किया गया। उसी में से 70-80 लोग पुलिस के मना करने के बावजूद ग्राम दादरपुर में उपद्रव करते हुए घुसने की कोशिश करने लगे, जिससे वहां कानून व्यवस्था की विपरीत स्थिति उत्पन्न हो गई। इस पर 19 लोगों को हिरासत में लिया गया है तो उनकी 13 गाड़ियां जब्त की गई हैं। इस संबंध में एफआईआर पंजीकृत करके कठोर विधिक कार्रवाई की जाएगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रदर्शनकारी यादव समाज के संगठनों से थे। इसी बीच 27 जून की सुबह जानकारी आई कि अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के लोगों ने भी दांदरपुर गांव जाने का ऐलान किया। हालांकि बाद में इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा दिया गया। गांव इस समय छावनी में तब्दील हो चुका है। ये सब तब हो रहा है जब 21 जून की घटना के बाद से इलाके में जातीय तनाव बना है। राजनीतिक बयानबाजी भी हो रही है, इसके बारे में आगे बताएंगे। पहले चेन ऑफ इवेंट्स को समझ लेते हैं। उत्तर प्रदेश में एक जिला है इटावा। यहाँ के जिला मुख्यालय से करीब 35 किलोमीटर दूर दांदरपुर गांव है। हर समुदाय के लोग इस गांव में रहते हैं। गांव के ही छोर पर मंदिर बना है, जिसका रख रखाव का जिम्मा बाबा रामस्वरूप दास के पास है। पिछले महीने गांव के लोगों ने मंदिर में भागवत कथा कराने की बात कही, सहमति बनी और चंदा इकट्ठा किया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक बाबा रामस्वरूप दास ही कथावाचकों मुकुटमणि यादव और संत यादव को लेकर आए। गांव के ही जयप्रकाश तिवारी और उनकी पत्नी रेणु तिवारी को मुख्य यजमान बनाया गया। तय हुआ कि कथावाचक इन्हीं के घर में रुकेंगे। 21 जून को कथा हुई, जिसके बाद कथावाचक यजमानों के घर आए और यहीं से शुरू हुआ सारा विवाद। रेणु तिवारी और जयप्रकाश तिवारी का आरोप है कि कथावाचकों ने बदतमीजी की, पैर धोने को कहा, गलत तरीके से छुआ, हाथ पकड़कर कहा कि खाना खिलाओ। रेणु तिवारी का कहना है कि उन्होंने ये बात पति को बताई। जयप्रकाश तिवारी ने ये बात की तो कथावाचक चले गए। जयप्रकाश तिवारी का कहना है कि इसी दौरान 2 आधार कार्ड गिरे। एक में लिखा था मुकुटमणि यादव, दूसरे में मुकुटमणि अग्निहोत्री। यही बात गांव में फैल गई। कथावाचकों पर पहचान छिपाने के आरोप लगे। इसी बीच भागवत कथा के कार्ड सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे, जिसमें एक कथावाचक का नाम इस तरह से लिखा था, आचार्य पंडित मुकुटमणि महाराज जी।
देखते ही देखते विवाद बढ़ गया, लोग इकट्ठा हुए। तथाकथित उच्च जाति से आने वाले लोगों ने कथावाचकों का अपमान किया, उनके साथ मारपीट की, चोटी काटी गई। रेणु तिवारी के पैरों में नाक रगड़वाई गई। आरोप ये भी है कि उनके ऊपर मूत्र भी डाला गया। कुल मिलाकर अमानवीय व्यवहार हुआ। कथावाचकों की मानवीय गरिमा को तार तार कर दिया गया और ये सब करने वालों ने वीडियो बनाए और फैलाए भी। रिपोर्ट्स के मुताबिक अगले दिन कथा के लिए एक ब्राह्मण कथावाचक बुलाया गया। इस बीच कथावाचकों के साथ हुई बदसलूकी के वीडियो वायरल हो गए। बकेवर थाना क्षेत्र की पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। इनके नाम हैं आशीष तिवारी 21 साल, उत्तम कुमार अवस्थी 19 साल, निक्की अवस्थी 30 साल, मनु दुबे 24 साल। सभी आरोपी दांदरपुर गांव के ही रहने वाले हैं। इनके अलावा 50 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। इसी बीच कथावाचकों ने आपबीती साझा की। इन्होंने कहा कि ये 103 देरी है यहाँ पे ब्राह्मणों के गांव में, तुम यादव होकर के चमार होकर के आप भागवत कहने आए हो। और इन्होंने बहुत हमें मारकूट करना शुरू कर दिया। रात भर इन्होंने बहुत टॉर्चर किया सर, यहाँ तक कि हमारे बाल काट दे। और जो परिचित बना था, परिचित की मैडम से इन्होंने मूत्र बोले, भाभी आप अपना मूत्र ले आओ। उसे मूत्र से हमारे ऊपर छिड़का इन्होंने। इंडिया टुडे से जुड़े अमित तिवारी ने भी कथावाचकों से बात की, जिसमें उन्होंने अपनी शैक्षणिक योग्यता के बारे में बताया, साथ ही ये भी कि कथा कहना कैसे सीखा। गुरु से सीखा, कुछ सब कुछ गुरु से सीखा है। और गुरु हमारे अवधेश नारायण है, यहाँ इटावी के जी। हाँ, कथा कहते हैं। वैसे आपकी क्या योग्यता है? अच्छी मेरी बीए जी, यहीं से किया है, छल्ला से जी। आप कितने साल से कथा कर रहे हैं? हम 2009 से। इसके बाद मामले में आया बड़ा ट्विस्ट। 25 जून को जयप्रकाश तिवारी की तहरीर पर कथावाचकों के खिलाफ काउंटर एफआईआर दर्ज कर ली गई और फिर इसी एफआईआर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की शुरुआत हुई, जिसके सिलसिले में 26 जून को हिंसा हुई। इस बीच इंडिया टुडे से जुड़े अमित तिवारी मुकुटमणि यादव के घर पहुंचे। मुकुटमणि का घर दांदरपुर से 40 किलोमीटर दूर जवाहरपुरवा गांव में है। उनके पिता और भाई ने कहा कि पूरा गांव आहत है। कथा कह रहे कम से कम होगी आज 15-20 साल तक, कभी नहीं हुआ। जो गुरु ने नाम रखा वो नाम रखा जाएगा। अब नाम मुकुटमणि कहते, बस इतना है। चाहे ब्राह्मण मान ले, चाहे अहीर मान ले, चाहे मैसर मान ले, चाहे कौन सी जाति मान ले। हम लोगों ने देखा है और हम लोगों को इसका कष्ट हुआ है कि भाई बेइज्जती करी गई, बाल काटे गए। मुकुटमणि के चाचा हुकुम सिंह का भी बयान आया। बोले, ये पूरे यादव समाज का अपमान है। भागवत किसी एक जाति के लिए नहीं है। अगर सब लोग सुन सकते हैं तो फिर पढ़ क्यों नहीं सकते। इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द हो रही है राजनीति। जब कथावाचकों के साथ बदसलूकी का वीडियो सामने आया, तब उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया। 23 जून को उन्होंने इस बदसलूकी का वीडियो पोस्ट किया। बोले, अगर कार्रवाई नहीं हुई तो बड़ा आंदोलन करेंगे। अगले दिन यानी 24 जून को दोनों कथावाचकों का लखनऊ स्थित पार्टी दफ्तर में सम्मान किया। आरोप लगाए कि बीजेपी सरकार में पीडीए यानी कि पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को हेय दृष्टि से देखा जाता है। ये भी कहा कि अगर बीजेपी को लगता है कि भागवत कथा कहने का अधिकार किसी एक वर्ग का ही है तो वो ऐसा कानून बनाकर दिखाए। इस सबके बीच में याद रखा जाए कि विरोध प्रदर्शन में हुई हिंसाओं के बाद समाजवादी पार्टी ने प्रदर्शन कर रहे समूहों से दूरी बना ली है। इधर बीजेपी नेताओं ने अखिलेश यादव पर जातिगत फूट डालने के आरोप लगाए। जो विवादित मुद्दा है वो जांच का विषय है, वो हो रहा है। जो दोषी होगा दंड पाएगा। लेकिन जिस प्रकार सम्मान किया गया वो कौन सा नैरेटिव था? नैरेटिव सीधे सीधा था कि 2 वर्ग को लड़ा दो। और ये पॉलिटिकल लीडर जो विपक्ष के हैं, भाई ये कर्म करो ना, आप ज्यादा काम करके दिखाओ, आप जनता के आप उनके स्नेह पात्र बनोगे, लेकिन आप अलग अलग कर दो। इस पूरे मामले में पुलिस की जांच जारी है। दांदरपुर गांव छावनी बना हुआ है और इन सबके बीच एक बड़ी डिबेट छिड़ चुकी है। आरोपों को अलग रखकर ये पूछा जा रहा है कि क्या कथावाचन और धार्मिक कर्मकांड करने का अधिकार सिर्फ कुछ लोगों को है? इंसानों के बीच विभेद करने वाली ये व्यवस्था किसने और क्यों बनाई? आज जब दुनिया दूसरे ग्रहों पर बसने के लिए विकल्प तलाश रही है, तब भी इस तरह की पिछड़ी सोच क्यों मौजूद है? पहली बड़ी खबर को यहीं विराम देते हैं और चलते हैं दूसरी बड़ी खबर की ओर। अब बात कोलकाता की।
अगस्त 2024 में आरजीकर मेडिकल कॉलेज में रेसिडेंट डॉक्टर के साथ रेप की घटना को 1 साल भी नहीं बीता है कि कोलकाता के एक अन्य कॉलेज से गैंगरेप केस सामने आया है, वो भी ऐसे संस्थान से जहां कानून की पढ़ाई कराई जाती है। कोलकाता में राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित लॉ कॉलेज है और कॉलेज का नाम है साउथ कलकत्ता लॉ कॉलेज। 25 जून की रात शाम 7:30 बजे से 10:30 बजे के बीच इस कॉलेज में एक महिला का सामूहिक बलात्कार किया गया। 27 जून को इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। मनोजीत मिश्रा 31 साल, जैब अहमद 19 साल, प्रमित मुखर्जी 20 साल। तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां उन्हें 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। पीड़िता का मेडिकल टेस्ट किया गया और कई गवाहों के बयान दर्ज किए गए हैं। पुलिस ने घटनास्थल को सील कर दिया है और फॉरेंसिक जांच के नतीजे आने तक इसे सील रखा जाएगा। इंडिया टुडे से जुड़े राजेश साहा की रिपोर्ट के मुताबिक 25 जून को 24 साल की पीड़िता परीक्षा से जुड़े फॉर्म भरने कॉलेज आई। वो पहले कॉलेज के यूनियन रूम में बैठी थी। बाद में मुख्य आरोपी ने कॉलेज का मुख्य गेट बंद करा दिया। महिला को जबरदस्ती सिक्योरिटी गार्ड के रूम में ले जाया गया, जहां उसका कथित तौर पर रेप किया गया। जो घटना की शिकायत हुई है वो इसी कॉलेज से हुई है। इस कॉलेज की एक छात्रा ने आरोप लगाया है कि कॉलेज के 3 लोगों ने, जिसमें से एक एक्स छात्र है, एक छात्र है और एक स्टाफ है, इन लोगों ने मिलकर शारीरिक रूप से घटना को अंजाम दिया। रेप की वारदात हुई और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सील किया हुआ है ये कमरा। कोलकाता पुलिस ने इसे सील किया है। मामला 25 तारीख की शाम 7:30 से 10:50 के बीच का बताया जा रहा है। दक्षिण कोलकाता लॉ कॉलेज, साउथ कलकत्ता लॉ कॉलेज, ये कॉलेज है जहां कॉलेज के भीतर इस वारदात को अंजाम दिए जाने का आरोप है। और इस आरोप के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। और ये 3 लोगों में से पहले 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया और उसके बाद 1 को गिरफ्तार किया गया है। महिला की शिकायत के मुताबिक मुख्य आरोपी मनोजीत मिश्रा ने महिला के सामने शादी का प्रस्ताव रखा था, लेकिन जब उसने मना कर दिया और बताया कि उसका बॉयफ्रेंड है तो वो नाराज हो गया। पीड़िता ने आरोप लगाए हैं कि आरोपियों ने उसे जबरदस्ती कमरे में बंद किया, उसे और उसके बॉयफ्रेंड को मारने की धमकी दी और उसके माता पिता को गिरफ्तार करवाने की धमकी भी दी। पीड़िता ने अपनी शिकायत में कहा, मैंने उसके पैर पकड़े, गुहार लगाई कि वो मुझे जाने दे, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने गार्ड रूम में मुझे अनड्रेस किया और मेरा रेप किया। रिपोर्ट के मुताबिक पीड़िता ने इल्जाम लगाए कि आरोपियों ने रेप का वीडियो बनाया, धमकी भी दी कि अगर सहयोग नहीं किया तो वीडियो लीक कर देंगे। पीड़िता ने भागने की कोशिश की तो आरोपी ने पास पड़ी हॉकी स्टिक से मारकर उसे घायल कर दिया। इस पूरी घटना पर राजनीति भी शुरू हुई है। केस का मुख्य आरोपी मनोजीत मिश्रा इसी लॉ कॉलेज का यूनियन प्रेसिडेंट रह चुका है और हाल फिलहाल टीएमसी छात्र परिषद के दक्षिण कोलकाता जिला महासचिव पद पर काबिज है। इंडिया टुडे की खबर के मुताबिक पीड़िता ने इल्जाम भी लगाया कि रेप के दौरान आरोपी ने पीड़िता पर टीएमसी के प्रति वफादारी साबित करने का दबाव भी बनाया था। तृणमूल कांग्रेस ने एक्स पर एक बयान जारी कर घटना की निंदा की और कहा कि दोषियों को सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। वहीं बीजेपी ने मुख्य आरोपी मनोजीत मिश्रा की तृणमूल नेताओं, खासकर सांसद अभिषेक बैनर्जी के साथ तस्वीरें शेयर कर हमला बोला। नेता विपक्ष और बीजेपी विधायक सुवेंदु अधिकारी ने घटना के लिए कोलकाता पुलिस को पूरी तरह जिम्मेदार ठहराया। বেপরোয়া হয়েছে, এর জন্য পুলিশ দায়ী। মনোজ বার্মা, বিনীত গোয়েল, রাজীব কুমার দেখুন কি করছে গিয়ে ওখানে। কলকাতা পুলিশকে তো পুরো নিয়ে চলে গেছে, লোক তো নেই দিনায়, জামা খুলিয়ে পড়ছে। এই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী চেয়ারে থাকার যোগ্যতা নেই। আমরা এই সূত্রে কাজ করছি এবং খুব বড় জিনিস হবে। टीएमसी सांसद कल्याण बैनर्जी ने विवादित बयान दिया। कहा, बाहर आप किसके साथ घूम रहे हैं ये आपको सोचना चाहिए। কলেজের ভেতরে যদি করে সেখানে পুলিশ থাকবে কলেজে? শিক্ষা ক্ষেত্র তো আরে ভাই, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কি পুলিশ থাকবে? আপনি বলুন না। যে যারা ঘুরছে, যাদের সঙ্গে ঘুরছে তাদেরও ঠিক করা উচিত কাদের সঙ্গে ঘুরছে কাদের সঙ্গে ঘুরছে না। राज्य सरकार के महिला मामलों की मंत्री शशि पंजा ने पत्रकारों को संबोधित किया और ये कहा,
12 घंटे में जब ये कंप्लेंट कलकत्ता पुलिस तक गई, कलकत्ता पुलिस तुरंत ही जो 3 जन आरोपी हैं उनको पकड़ के पुलिस के कस्टडी में रख के अब जो है तहकीकात चल रही है। विरोधियों ने ये आरोप लगाया कि ये तृणमूल कांग्रेस छात्र परिषद के नेता रह चुके हैं, इसलिए आज तृणमूल कांग्रेस छात्र सभापति ने भी इस बात को खुलासा कर दिया कि वैसे भी तो स्टूडेंट के इलेक्शन नहीं हुए। 2022 में जो लास्ट कमेटी बनी थी उस लॉ कॉलेज में, तब ये जो आरोपी हैं उनके नाम नहीं थे, तो तृणमूल कांग्रेस के संग उसका कोई रिश्ता नहीं है। इस खबर पर जो भी अपडेट्स होंगे ललन टॉप आप तक पहुंचाता रहेगा। फिलहाल चलते हैं सुर्खियों की तरफ। पहली सुर्खी बरेली से है, जहां लड़कों के ग्रुप पर लड़कियों के टारगेटेड हरासमेंट के आरोप लगे हैं। मुस्लिम लड़कों का ये ग्रुप सोशल मीडिया पर खुद को हैदरी दल बरेली कहता है। इस ग्रुप के 6 सदस्यों की गिरफ्तारी बीते 2 हफ्तों में हुई है। इनमें कोई इंजीनियरिंग का छात्र है तो कोई मेडिकल का। आरोप है कि इस ग्रुप से जुड़े लड़के उन लड़कियों को परेशान करते थे जो पार्क, रेस्टोरेंट्स जैसे पब्लिक प्लेस पर गैर मुस्लिम लड़कों के साथ देखी जाती थी। इस ग्रुप के लोग मॉरल पुलिसिंग करते थे, लड़कियों को असहज करने वाली टिप्पणियां करते थे, उनके साथ बदतमीजी करते और इस सब का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल देते। इन वीडियो में अक्सर आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल होता। लड़कों के खिलाफ शिकायत कई बार की गई, लेकिन मामले की परतें खुली 7 जून से। हैदरी दल बरेली के इंस्टाग्राम हैंडल से एक वीडियो डाला गया जो बरेली के गांधी उद्यान पार्क का है, जिसमें कुछ युवक मुस्लिम लड़कियों को दूसरे धर्म के पुरुषों के साथ देखकर रोक रहे थे, फप्तियां कस रहे थे। लड़कियां असहज और असुरक्षित नजर आ रही थीं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक वीडियो के सामने आने के बाद बरेली के कोतवाली थाने के दरोगा नितिन राणा की शिकायत पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की, साथ ही वीडियो को सोशल मीडिया से हटवा दिया। इसके बाद इन लड़कों की खोजबीन शुरू हुई। पुलिस ने पहले 2 आरोपियों शहबाज उर्फ सुफियान और समीर राजा को गिरफ्तार किया। रिपोर्ट के मुताबिक ये दोनों वीडियो बनाने में शामिल थे। दोनों से पूछताछ हुई। उनसे मिली जानकारी के आधार पर 2 और लोगों, यूनानी छात्र जैश और इंजीनियरिंग के छात्र शानो को गिरफ्तार किया गया। इन दोनों ने वीडियो अपलोड किया था। इसके बाद 24 जून को ग्रुप के संस्थापक नबी हसन को गिरफ्तार किया गया। नबी की उम्र 20 साल है और वो शाहजहांपुर के मदरसे में पढ़ता है। वो हैदरी दल 25 इंस्टाग्राम अकाउंट चलाता था और आपत्तिजनक कंटेंट फैलाने में शामिल था। पुलिस ने उसके फोन की जांच की। मीडिया रिपोर्ट बताती है कि उसके फोन में एक नाबालिग लड़के के यौन उत्पीड़न का वीडियो मिला। इस कारण उसके खिलाफ पॉक्सो एक्ट और आपराधिक धमकी के तहत भी केस दर्ज किया गया। इन गिरफ्तारियों पर बरेली साउथ की एसपी अंशिका वर्मा का बयान आया है। वो यह है कि इनके द्वारा एक हैदरी दल 25 नाम के एक ग्रुप का संचालन किया जा रहा था, जो कि जीशान नाम के एक व्यक्ति के मोबाइल नंबर को बिना उसकी अनुमति को के यूज़ किए इन्होंने इस ग्रुप की संस्था संस्थापक बन गए, उसके एडमिन बन गए और जो अन्य ग्रुप है हैदरी दल के अन्य जनपदों में उनके साथ संपर्क में लगा था, वीडियोज़ और फोटोज शेयर करते हुए। जो हैदरी दल 25 नाम का ग्रुप है उसके द्वारा मॉरल पुलिसिंग की जाती थी। उन लड़कियों की जो पार्कों में घूम रही होती थी उनकी निष्ठा भंग करते हुए उनके वीडियोस बनाए जाते थे और वो सोशल मीडिया पर शेयर किए जाते थे। इस संबंध में भी थाना फरीदपुर पर एक मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है। 26 जून को ग्रुप के 6वें सदस्य रियाजुद्दीन की गिरफ्तारी हुई। वो बरेली के फरीदपुर इलाके का रहने वाला है, यहीं की एक मस्जिद में इमाम है। पुलिस ने रियाजुद्दीन को गांधी उद्यान से गिरफ्तार किया। रियाजुद्दीन के मोबाइल की जांच की तो उसके मोबाइल में हैदरी दल का व्हाट्सएप ग्रुप मिला जिसका वो एडमिन था, जिसमें काफ़ी भड़काऊ और आपत्तिजनक पोस्ट किए गए थे। फ़ोन में जब उसका इंस्टाग्राम चेक किया गया तो वहां पर भी ऐसे ही पोस्ट मिले। अगली सुर्खी में बात अमेरिका की। भारत और अमेरिका के बीच बड़ी ट्रेड डील हो सकती है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसके संकेत दिए हैं। व्हाइट हाउस के एक कार्यक्रम बिग ब्यूटीफुल इवेंट में ट्रंप ने डील को लेकर कुछ बातें बताई। उन्होंने कहा, हर कोई डील करना चाहता है, उसका हिस्सा बनना चाहता है। हमने कल ही चीन के साथ एक डील साइन की है। आने वाले दिनों में हम भारत के साथ भी डील साइन कर सकते हैं, बहुत बड़ी डील। ट्रंप ने यह भी कहा कि वो हर देश के साथ समझौता नहीं करना चाहते, लेकिन उनके अधिकारी और सौदा करने के इच्छुक हैं। डोनाल्ड ट्रंप का बयान ऐसे समय में आया है जब रेसिप्रोकल टैरिफ पर लगाई गई रोक 9 जुलाई को खत्म होने जा रही है। दरअसल राष्ट्रपति बनने के बाद ट्रंप ने 2 अप्रैल को करीब 100 देशों पर टैरिफ बढ़ाने का फैसला किया था। भारत पर 26% टैरिफ लगाया गया। ट्रंप के फैसले से विवाद बढ़ा, फिर 9 अप्रैल को ट्रंप प्रशासन ने इसे 90 दिनों के लिए टाल दिया।
ये 90 दिन 9 जुलाई को पूरे होने जा रहे हैं। चलते चलते एक सूचना, 2 फिल्मों जितना बड़ा इंटरव्यू आमिर खान के साथ। देखिए गेस्ट इन द न्यूज रूम का मैराथन एपिसोड यूट्यूब से एक दिन पहले, शनिवार 28 जून को दोपहर 12 बजे www.lalantop.com पर और ललन टॉप ऐप पर। आज का ललन टॉप शो यहीं तक था। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। देखते रहिए ललन टॉप। शुक्रिया।